हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र क्लासेस। मैं विदित नारायण भदौलिया जीए के सुपर डोज के साथ फिर हाजिर हुए आपके साथ करंट अफेयर्स में। हम लोगों ने अभी लास्ट में क्या देखा है, 31 अगस्त का करंट अफेयर्स देखा है। थोड़ा बहुत उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम आखिर में, और अभी हम शुरू करेंगे। आज 1 सितंबर का दिन है 2021 में। क्या क्या घटित हुआ है कल परसों नरसों में, और क्या योजनाएं हैं जो प्रस्तावित हैं, कौन सी किताबें हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं, कौन सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लेके आ रही है। हर एग्जाम को हम कवर करेंगे, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पीएससी हो, सब में जीए का पोर्शन आता है। तो चलिए अभी अपन चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आज के जीए के सुपर डोज में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत की। देखिए, हिमालयन रेलवे के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, जो उत्तर पूर्वी राज्य हमारे हैं, वहां पर पहाड़ों के काट काट कर वहां पर रेलवे लाइंस बिछाई गई हैं और वहां टॉय ट्रेन चलती हैं। काफी अट्रैक्टिव होती हैं दिखने में। हमारी जो ऐसी इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे हिमालयन रेलवे भी है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा काफी अट्रैक्टिव होती हैं। जंगल सफारी उसके बीच में शुरू की गई है। जंगल सफारी का मतलब क्या होता है आपको पता है? जो जंगल की जो एक्चुअली इसको चलाने का मतलब है पर्यटन को बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना। जब ये रेल पहाड़ों के बीच से होकर जाती है तो जंगल उसमें बीच में मिलेंगे और वहां के जो जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं उनका लाभ हम लोग उठा पाएंगे। तो पूछा गया है कि जो सफारी शुरू हुई है, जो हिमालय है, वो किस रेलवे ने स्टार्ट की है। देखिए, मैं आपको हिंट दे चुका हूं पहले ही कि ये उत्तर पूर्वी राज्यों में चल रही है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जब आप देखेंगे तो देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे है नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल वहां की बात है। तो ये आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं हमारे? मणिपुर, असम वाले जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, तो वहीं पर जो हिमालयन रेलवे जो चलती है, देखिए पश्चिम बंगाल से में आपका जो सिलीगुड़ी है, दार्जिलिंग है, वहीं तक चलती थी पहले ये ट्रेन। ठीक है, अभी जंगल सफारी शुरू करने के बाद थोड़े से चेंजेस आए हैं। चलिए बताता हूं आपको। पूर्वोत्तर सीमांती राज्य में हिमालयन जो रेलवे है वो चलती है। भारतीय रेलवे की इकाई पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाल ही में, देखिए कहां से, दार्जिलिंग, याद रखिएगा क्वेश्चन वहां पे, तो मैंने बताया कल भी मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन ये वो लिखता हूं वही क्वेश्चन नहीं है, मैं जो डिस्क्रिप्शन आपको बता रहा हूं उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। तो दार्जिलिंग से लेके हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई है। नाम याद रखिएगा, जंगल टी टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन कोई ऐसी टॉय बच्चों की ट्रेन नहीं होती है, वो उसका नाम होती है टॉय ट्रेन। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक चलेगी। देखिए, सिलीगुड़ी से कहां जाएगी? रोंगटोंग। पहले एक्चुअली क्या था, दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के बीच चलती थी ये, अभी बढ़ाकर इसको रोंगटोंग भी कर दिया। रोंगटोंग वहां पर एक जगह है। जबकि पहले शुरू की गई हेरिटेज टॉय ट्रेन सेवाएं पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जाती थी ये, ठीक है, के बीच फिर से शुरू हुई है। अभी क्या हो रहा है, देखिए बंद कर दी गई थी इनको अभी कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन आपसे था ये कहां पर है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत ये आती हैं। नाम है इसका, ये शुरू हुई है जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी। पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, रोंगटोंग, दार्जिलिंग, इन वाले एरियाज में ये चलती है पहाड़ों पे। आप गौर से देख पा रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है टॉय ट्रेन की। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल वादियों में से ट्रेन जा रही है एकदम। ये आपने कई पिक्चरों के में जो देखा है, फिल्म में आपने सीन देखे, उसमें ये ट्रेन जरूर देखी होगी आपने। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन था, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत की है? इसका आंसर है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। चलते हैं हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है किसी पर्सनालिटी से, डेथ उनकी हो गई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब कोई फेमस पर्सनालिटी होते हैं, जब उनका डेथ हो जाती है। देखिए, जन्म का तो करंट अफेयर्स में होता नहीं है कि कौन सी फेमस पर्सनालिटी ने अभी भी जन्म लिया, क्योंकि अगर अभी जन्म लिया होगा तो वो फेमस कैसे होगी, है ना। जब कुछ अच्छा काम करेंगे तभी फेमस होंगे। प्रसिद्ध लेखक बुद्धदेव गुहा का हाल में ही निधन हो गया है। वह किस भाषा के लेखक थे? ठीक है, प्रसिद्ध भाषा के जो लेखक थे बुद्धदेव गुहा, एक प्रसिद्ध लेखक है, मतलब वो। आपसे देखिए, पहले तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि बुद्धदेव गुहा का हाल ही में निधन हुआ है। मैं बता रहा हूं एक और टाइप आपको क्वेश्चन का। ये कौन थे? ये गायक थे, लेखक थे, डायरेक्टर थे, या नृत्यक थे? जो भी थे आपको मालूम होना चाहिए पहले तो इसमें क्लियर हो गया कि बुद्धदेव गुहा कौन थे। बुद्धदेव गुहा एक लेखक थे। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लेखक लगा देंगे। ठीक है,
वो किस भाषा के लेखक थे? ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। बुद्धदेव गुहा एक प्रसिद्ध लेखक थे। तो बुद्धदेव गुहा मैं आपको बता दूं बंगाली भाषा के लेखक थे। इन्होंने करीब 100 से भी अधिक किताबें लिखी हुई हैं जो कि बहुत फेमस हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबने उस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो याद रखना है हमको कि बुद्धदेव गुहा जो है बंगाली भाषा के थे और वो लेखक थे। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध बांग्ला भाषा के लेखक, जाने माने लेखक कथाकार बुद्धदेव गुहा का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें आनंद पुरस्कार, देखिए कभी कभी ऐसा आता है कि ये जो फेमस पर्सनालिटी है कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो बुद्धदेव गुहा बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे राइटिंग के फील्ड में, ठीक है, लिटरेचर की फील्ड में। तो उन्हें आनंद पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार मिले उनको? एक तो आनंद पुरस्कार, इसके बाद शिरोमणि पुरस्कार, विभूति विभूषण पुरस्कार के अलावा उन्हें अद्भुत कामों के लिए बहुत सारे सम्मानों से, देखिए सम्मान तो बहुत सारे मिलते ही रहते हैं। किसी को अपने जिले में भी सम्मान मिलते हैं, किसी को राज्य स्तर पर मिलते हैं, किसी को देश के स्तर पर नेशनल लेवल पर पुरस्कार मिलते हैं। तो कुछ बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं। इन्हीं में से कुछ पुरस्कार हैं आनंद पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार, विभूति पुरस्कार। ये लिटरेचर की फील्ड में है जो कि इन विभूति को मिले हुए हैं। कई पुरस्कार सम्मान के, अभी तक इनकी 100 से अधिक पुस्तकें, भैया इतनी सारी पुस्तकें प्रकाशित होंगी तो ये इस सम्मान के हकदार भी होंगे। और जब इतने फेमस हैं तो इन्होंने लिटरेचर को कुछ ना कुछ अच्छा योगदान दिया ही होगा। तो ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये हैं अपने गुहा जी हैं, ये बंगाली भाषा के लेखक हैं और इन्होंने करीब 100 पुस्तकें लिखी हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है। चलते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं 2 क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि आप पैटर्न देख रहे हैं, मेरे पीछे लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको अधिकतर मिलते हैं। जैसे 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाते हैं, मातृ सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। इनमें पूरे के पूरे सप्ताह चलते हैं, किसी में हफ्ता चलते हैं, किसी में महीने चलते हैं, वीक अधिकतर चलते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, एक हफ्ता निश्चित कर देती है, पूरे साल तो उस विषय में काम करना ही है। इन 7 दिनों में पूरी जागरूकता के साथ, जोर शोर के साथ लोगों तक वो अभियान पहुंचाना है। और ये अभियान किसी ना किसी वेलफेयर से जुड़े ही होते हैं, तभी गवर्नमेंट लेके आती है। ऐसे ही 1 सितंबर, मतलब आज का दिन, जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो आपको बता रहा हूं, 1 सितंबर, आज के दिन से आने वाले अगले पूरे हफ्ते में 7 सितंबर तक भारत में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। गवर्नमेंट ने इस वाले वीक को नेशनल न्यूट्रिशन वीक घोषित किया हुआ है। ये पूरे तरीके से वुमेन सेंट्रिक है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या और भी जो महिलाएं हैं, उनको पूरा पोषण मिलता रहे। उनका जो गर्भस्थ अवस्था में जब वो होती हैं तो उनके जो बच्चा होता है, उनका जो उसको पोषण मिल सके, ऐसी चीजें उनको दी जाएं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, इस अवसर पर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खाद्य और पोषण बोर्ड, देखिए ये दो बोर्ड्स मिलकर, एक मंत्रालय है और एक बोर्ड है। एक है महिला मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, जो महिलाओं के और बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए, उनके अच्छे जीवन यापन के लिए काम करता है। दूसरा है खाद्य बोर्ड, ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन के बारे में बताएगा कि कौन कौन से न्यूट्रिशन उनको दिए जाए। तो दोनों लोगों ने मिलकर एक वीक डिसाइड किया हुआ है, वार्षिक पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, क्या है इसका जो मेन मोटिव है, वो है पोषण के महत्व पर जागरूकता, लोगों को बताना कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है आपके लिए। ये पूरे वीक करेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी बेहतरी के लिए उचित पोषण का महत्व, जागरूकता पैदा करने के लिए एक सप्ताह का अभियान चलाया जाएगा। ये सब तो थी इसकी डिस्क्रिप्शन की बात कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। मेन क्वेश्चन वही था कि कौन सा हफ्ता हम लोगों ने डिसाइड किया है। एक 1 वर्ड का आंसर है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। दूसरा इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में आता है, कि ये जो वीक रखे जाते हैं, जो गेम्स होते हैं या जो भी प्लान्स आते हैं, उनकी थीम क्या होती है। इस बार की जो थीम है हमारी नेशनल न्यूट्रिशन वीक की, जो आज से ही स्टार्ट हो रहा है, वो है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्मार्ट। ठीक है, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्मार्ट किसकी थीम है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक की। नेशनल न्यूट्रिशन वीक की थीम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, एक ही बात है दोनों। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम लोग मना रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम से कम क्वेश्चन लेके आता हूं लेकिन एकदम सिलेक्टिव लेके आता हूं, उसके अंदर से फिर मैं आपको क्वेश्चन बताते रहता हूं। हरियाणा के सोनीपत के हरियाणा के सोनीपत के थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हरियाणा सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको टोक्यो पैरालंपिक का अवनी लेखरा का क्वेश्चन करवाया था। क्या क्वेश्चन था कि उन्होंने एयर राइफल शूटिंग में 10 मीटर में गोल्ड मेडल दिलाया है देश को। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि उसके ही तुरंत बाद एक और गोल्ड मेडल हमारे पाले में आया इंडिया के, वो लेके आए सुमित अंतिल। टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? आसान क्वेश्चन है, आप सोशल मीडिया पर न्यूज पर लगातार इनकी फोटोज देख रहे हैं, ठीक है। तो इनका आपको पता है कि ये किस खेल से संबंधित है? तो अंतिल जी जो हैं वो जेवलिन थ्रो, ठीक है, जेवलिन थ्रो, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? भाला फेंक में ये भी हमारे लिए गोल्ड लेकर आए हैं। पैरालंपिक में खेले हैं टोक्यो में। इनका एक पैर नहीं है, जैसे अवनी लेखरा ने व्हील चेयर पर रहती हैं वो, उनके दोनों पैर खराब हो गए हैं, रीढ़ की हड्डी उनकी खराब होने की वजह से वो चल नहीं सकती हैं। ऐसे ही ये जो अंतिल जी हैं, सुमित अंतिल जी, इनका भी एक पैर नहीं है, लेकिन इन्होंने भाला फेंका है और गोल्ड मेडल लेके आए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंसर था जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। अंतिल जी इसमें खेल के आए हैं। सोनीपत हरियाणा के 23 वर्षीय सुमित अंतिल, मात्र 23 वर्ष के हैं, टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए, अगला फिर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये है 68.55 मीटर, 68.55 मीटर पैरालंपिक में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है नया जेवलिन थ्रो फेंक कर। इस उपलब्धि के लिए हरियाणा सरकार ने उनको 6 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी है, ठीक है। अंतिल जी को हरियाणा गवर्नमेंट ने इस उपलब्धि के लिए 6 करोड़ रुपए की घोषणा की है, और ये उनके सम्मान के लिए तो सब कुछ छोटा ही है। उन्होंने देश के लिए गोल्ड जीता है, देश के सम्मान को उन्होंने बनाए रखा है। तो ये है अंतिल जी, आप देख सकते हैं, ये है सुमित अंतिल जी, हरियाणा सोनीपत के रहने वाले हैं। पहला देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सुमित अंतिल जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, कहाँ के हैं? हरियाणा सोनीपत के। हरियाणा सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने किस में जीता है गोल्ड मेडल? जेवलिन थ्रो में। और ये कहाँ हो रहे हैं? टोक्यो में। क्या हो रहे हैं? पैरालंपिक। कितने रुपए की इनकी राशि की घोषणा की है? 6 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है, ठीक है। ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनका जो पैर है, ये एक पैर पूरी तरीके से गायब है, ये आर्टिफिशियल लेग का इस्तेमाल करके खेलते हैं। ये जब कक्षा 12 में पढ़ते थे, 12th में जब ये पढ़ते थे, कोचिंग से लौटते समय एक ट्रैक्टर की ट्रॉली जो सीमेंट से भरी हुई थी, इनके पैर के ऊपर पलट गई और इनको काफी दूर तक खींच कर ले गई, और उसी समय इन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। लेकिन हिम्मत ना हारते हुए इन्होंने एडमिशन लिया ग्वालियर में जाके, और वहां पर इन्होंने खेल का प्रशिक्षण लिया, अच्छे इनको कोचेस मिले, और आज ये देश के लिए गोल्ड लेके आए हैं। आशा करता हूं एकदम क्लियर हो गया होगा सुमित अंतिल के बारे में आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए ऐप विकसित किया है? देखिए, अधिकतर जो नेशनल इंस्टीट्यूट रहते हैं और भी जो शिक्षण संस्थान हैं, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ये लोग अलग अलग प्रकार के आपके दौर में, आज के दौर में एप्लीकेशन का दौर है, तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो नेशनल डिजास्टर प्राधिकरण ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक ऐसा ऐप बनाया है जो पहले से ही पूर्वानुमान लगा देगा कि यहां पर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे 4 ऑप्शन है, चारों आईआईटीज दिए हुए हैं, देश के बड़े शिक्षण संस्थान है चारों, जिनमें से इसका सही आंसर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने एक ऐप विकसित किया है, इस ऐप के द्वारा किसी भी आपदा का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। आंसर है इसका आईआईटी रुड़की। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी रुड़की के बारे में बता दूं आपको, पहले तो आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईआईटी का फुल फॉर्म बहुत से एग्जाम्स में आ जाता है, आते हुए भी कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है रेलवे के एग्जाम में। और ये पूर्वानुमान, ये आईआईटी जो रुड़की है, ठीक है, रुड़की कहाँ आता है? रुड़की उत्तराखंड में आता है, रुड़की उत्तराखंड में आता है। पूछ सकते हैं आईआईटी रुड़की किस स्टेट में? उत्तराखंड में आता है। आईआईटी रुड़की ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए
ऐप विकसित किया है। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया है जो प्रत्येक वर्ष क्या करेगी, क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के बारे में बताएगी, लोगों को जागरूक करेगी, वर्षा कितनी आपके क्षेत्र में हो सकती है, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी जो हमारे उत्तराखंड वाला जो इलाका है, यहाँ हमेशा मानसून के टाइम पे या बीच में कभी कभी लैंड स्लाइडिंग, बरसात के टाइम पे बादल फट जाना, बाढ़ आ जाना, ये समस्याएं बड़ी उनके यहाँ होती रहती हैं। इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर लोगों को जागरूक करके ये बता रहे हैं मिलकर गवर्नमेंट कि कैसे इन आपदाओं से बचा जा सकता है। इसमें IIT रुड़की ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, CEO बदल रहे हैं, MD बदल रहे हैं, कौन किसको किस पद पे है, किसने किसको हटा दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, क्योंकि हाल ही में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा के ED। बैंक ऑफ बड़ौदा के ED, ED क्या होता है ये? ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं होता है इसमें ED, ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शांतिलाल जैन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन थे? बैंक ऑफ इंडिया के शांतिलाल जैन को हाल ही में किस बैंक का नया MD मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है? ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया इनको। ये जो थे, याद रखिए, शांतिलाल जैन कौन थे? बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इनको अभी किसी बैंक का MD और CEO, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। किस बैंक का बना दिया गया है आपको बता दें, इनको इंडियन बैंक का बना दिया गया है। किस बैंक का बना दिया गया है? इंडियन बैंक का बना दिया गया है। यह है शांतिलाल जैन जी को हाल ही में इंडियन बैंक का नया MD। एकदम क्लियर समझ लीजिए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड का आंसर है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका जाने में इनका आपको इतिहास भी नहीं पढ़ना, जैसे और से क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनकी हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है, एक बैंक के थे दूसरे बैंक के बना दिए गए। बैंकिंग के एग्जाम्स होते रहते हैं लगातार और उनमें ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये CEO नियुक्त किया गया है, वह पद्मजा चंद्रू जो थी उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। यह नियुक्ति उनके 1 सितंबर 2021 को, 1 सितंबर को, आज के दिन ये अपॉइंट हो रहे हैं, अथवा उसके बाद अगर ये आज नहीं कर पाते हैं, 1-2 दिन और बात करते हैं, उस जिस दिन करेंगे उस डेट से लेके 3 साल तक के लिए ये उस पद पर रहेंगे। डिपेंड करता है ये आज शपथ ले रहे हैं, आज मतलब आज नियुक्त हो रहे हैं या कुछ दिनों बाद नियुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 सितंबर का दिन तो आज है ही, आपको पता है, जिस दिन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में याद रखना है कि शांतिलाल जैन को किस बैंक का CEO और MD बना दिया गया है? इंडियन बैंक का। पहले कौन था? पद्मजा चंद्रू जी थी। ये आज के दिन अपनी अपॉइंटमेंट ले लेंगे। इनकी आप फोटो देख सकते हैं, शांतिलाल जैन जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ग्रैंड मास्टर P इनियान। ठीक है, पहली बात तो यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर क्या होता है। तो आपने पढ़ा है GK GS में कि ग्रैंड मास्टर कब में होता है। अगर ग्रैंड मास्टर की बात आ गई है तो ग्रैंड मास्टर किस में होगा? शतरंज में। ग्रैंड मास्टर शतरंज में होता है। तो ऐसे ये ग्रैंड मास्टर है, मतलब इन्होंने ग्रैंड मास्टर है तो शतरंज खेलते होंगे। P इनियान है, ये कौन है? P इनियान ने किस शहर में आयोजित नोईसील इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, पहली बात तो हमें क्या क्या याद रखना है? ये नोईसीन याद रखना है हमको, नोईसील इंटरनेशनल। दूसरा हमको ग्रैंड मास्टर याद रखना है कि क्या हो रहा है। ग्रैंड मास्टर हमारे देश के ही हैं, P इनियान। ठीक है, इंडिया के, ये इंडिया के P इनियान है, भारतीय। किस शहर में आयोजित? एक शहर है इन चारों में से, वहां पे ये शतरंज की प्रतियोगिता हुई है। तो क्या आप जानते हैं पुणे, संघाई, पेरिस और चेन्नई में से इसका आंसर क्या है? ये टूर्नामेंट है, ये पेरिस में हुआ है। ये सारे शहर दिए हुए हैं ना, पुणे, संघाई, पेरिस और चेन्नई। तो ये जो आप देख रहे हैं कौन सा? नोईसीन इंटरनेशनल पेरिस में हुआ है। ठीक है, जिसमें ग्रैंड मास्टर जो है हमारे इंडिया के 18-19 वर्ष के छात्र हैं। आंसर है पेरिस। 18 वर्ष के भारतीय ग्रैंड मास्टर P इनियान तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनियान जी, इन्होंने पेरिस में आयोजित नोईसील इंटरनेशनल ओपन 2021 टूर्नामेंट, ये 19 में भी गए थे, उसमें शायद 3rd रैंक पर आए थे,
अभी ये टोटल इन्होंने 9 राउंड उसमें खेले हैं, 9 में से 9 में से 8 इनको अंक प्राप्त हुए हैं और ये उसमें फर्स्ट रैंक पर हासिल इन्होंने की हुई है। टूर्नामेंट जीता है पी इनियान सेबेस्टियन पुचेर को हराकर। ये 9th राउंड में सेबेस्टियन पुचेर इनके सामने थे, इनको इन्होंने हराया और ये खिताब अपने नाम कर लिया। क्लियर हुआ? ग्रैंड मास्टर हैं कौन है? पी इनियान। ये जो प्रतियोगिता हुई है वो हुई कहाँ पर है? मेन क्वेश्चन यही है, कहां पर हुई है? पेरिस में हुई है। ठीक है, पेरिस आप जानते हैं कहां पर है? फ्रांस में। फ्रांस का एक शहर है पेरिस। आ गए हैं हम आज के अपने 8वें क्वेश्चन पर। 30 अगस्त 2021 को, ठीक है, 30 अगस्त लगभग कल परसों की बात है, 30 अगस्त 2021 को कहां पर केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह ने लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है। ऐसी बहुत सी प्रकार की गवर्नमेंट योजना लेके आती है, अपने क्षेत्रों में करती है। तो ये लड्डू वितरण योजना पहली बात तो है क्या? केवल ये तो है नहीं कि बस लड्डू लिए और लड्डू बांट दिया, ऐसे तो कहेंगे सर लड्डू वितरण योजना हर जगह चलती है। हमारे जिले में तो 2-3 बार होती है, आज सुबह ही हुई थी, 15 अगस्त 26 जनवरी पे होती है लड्डू वितरण योजना। कोरोना की वजह से 2 साल से वो भी नहीं हो पा रही है, तो यही वो नहीं हो पा रही थी। तो ये लड्डू वितरण योजना जो हमारे बिल्कुल अमित शाह जी हैं, तो आप जानते ही उनको, वो गृह मंत्री हैं हमारे, उन्होंने शुरू की है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि उन्होंने शुरू कहां पर की है। इसका सही उत्तर है बच्चों गांधीनगर। क्यों? क्योंकि वो भाई उनका संसदीय क्षेत्र तो वही है ना। अमित शाह जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गांधीनगर तो है ही, तो उन्होंने वहां पर किया। ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसका नाम आपको थोड़ा फनी लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। खासतौर पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं या जो गर्भवती और हमारे देश की महिलाएं हैं वहां क्षेत्र की, उनको उसमें इस प्रकार के लड्डू, पौष्टिक लड्डू बनाकर दिए जाएंगे। हर महीने 15 लड्डू उनको दिए जाएंगे ताकि उनका जो गर्भस्थ शिशु है उसको न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, उनकी गर्भावस्था से जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक उनको हर महीने 15 लड्डू जो है वो दिए जाएंगे। तो ये हमारे हैं गांधीनगर में शुरू हुई है योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने, देखिए यार कितने क्वेश्चन निकले। पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। लड्डू वितरण योजना कहां पर शुरू हुई? गांधीनगर में। क्यों है? क्योंकि उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्या है अमित शाह जी का? गांधीनगर है। गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण, ये लड्डू ही नहीं है केवल, ये पौष्टिक लड्डू हैं, बढ़िया ड्राई फ्रूट डले हुए हैं इसमें, का शुभारंभ किया गया। इसमें लगभग 7000 गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से लड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, ये गवर्नमेंट कह रही है इसमें हमारा पैसा तो लगना नहीं है। क्यों? सब स्वयंसेवी संस्थान जो है वो उसमें उनका सहयोग कर रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है हमारा पैसा तो इसमें लग भी नहीं रहा है, हमको बढ़िया क्रेडिट भी मिल रहा है और हम अपना अच्छा स्वास्थ्य के लिए काम भी कर रहे हैं, के माध्यम से बच्चे के जन्म तक, ठीक है, बच्चे के जन्म तक हर माह 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त में मिलेंगे। कोई इन लड्डुओं का पैसा नहीं लगेगा, अच्छे पौष्टिक लड्डू होंगे और ये उन महिलाओं को दिए जाएंगे जो गर्भवती हैं। ठीक है, कितना अच्छी योजना है। ये देखिए अमित शाह जी लड्डू गिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे गांधीनगर में आपको। ये एक्चुअल फोटो वही है जो परसों जो कार्यक्रम हुआ है गांधीनगर पहुंचकर इन्होंने ये 15 लड्डू एकदम पैक करके दिए हुए हैं। इनको खाने से जो महिलाएं हैं, जो गर्भस्थ उनका जो शिशु है उसको पौष्टिक आहार मिलते रहेंगे और वो एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ आते रहते हैं योजनाएं। आज के 9वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला कल भी मैंने आपको एक किताब के बारे में बताया था ना, रणांगन के बारे में, विश्राम जी ने जिसको लिखा हुआ है ना, उसका जो बैटल फील्ड करके अनुवाद आया हुआ है जेरी पिंटो द्वारा। कितना कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ही एक और बुक लेके आया हूं आज, बैक टू रूट्स। एक बुक लिखी गई है बैक टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके सामने, अनुपम खेर, करीना कपूर, सोनू सूद, तमन्ना भाटिया। देखिए अगर चारों ऑप्शन बॉलीवुड के हैं तो सीधी बात बॉलीवुड में से किसी ने ही लिखी हुई है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तभी आप इसको लगा पाएंगे, क्योंकि ये आपके मतलब उस पर खरी नहीं उतरेगी उम्मीदों पर। क्योंकि आप सोच रहे होंगे अनुपम खेर, आपको लगता है अनुपम खेर, सोनू सूद इन लोगों ने लिखी होगी, करीना कपूर शायद नहीं लिखी हो, तमन्ना भाटिया शायद नहीं लिखी हो, लेकिन इनका जो आंसर है वो यही है। ये जो बुक है ये बुक तमन्ना भाटिया द्वारा लिखी गई है। तमन्ना भाटिया को आप जानते होंगे, इंडियन एक्ट्रेस है, भारतीय अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। और बाहुबली फर्स्ट अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें आपने तमन्ना भाटिया को जरूर देखा होगा। तो तमन्ना भाटिया ने एक बुक लिखी है, इसका नाम है बैक टू रूट्स। ये
इनका एक नया फॉर्म है। अभी आपने इनका एक्टिंग देखा है, ये भी आप इस वक्त बुक को पढ़ेंगे तो आप इनका देखेंगे कि इनका राइटिंग स्टाइल क्या है, लिखती कितना अच्छा है। इन्होंने बैक टू रूट्स मतलब इन्होंने देखिए भारतीय प्राचीन जो दर्शन है, भारतीय प्राचीन जो इतिहास है उस तरफ लौट कर इन्होंने बताया है कि वहां से आप स्वस्थ रहने के उपाय कैसे निकाल सकते हैं, फिट कैसे रह सकते हैं आप उन नियमों को फॉलो करके जो हमारे इतिहास पुराणों में लिखे हुए हैं। ये बुक एक्चुअली संग में इनके दो लोगों ने मिलकर लिखी हुई है। आप ये देख सकते हैं, ल्यूक जी हैं, एक ल्यूक है और तमन्ना भाटिया हैं। ये इसका कवर पेज है इस बुक का, और इन्होंने इनके संग ये बोला है कि ये ल्यूक जी हैं, इनका भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है भारतीय दर्शन में, भारतीय इतिहास में, और इनके साथ में मिलकर एक बुक लिखी है। इस बुक में कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं पुरानी अपने नियमों को फॉलो करके वो बताया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तमन्ना भाटिया, मुझे नहीं लगता कि आप इसको टिक करके आते, आप अनुपम खेर सोनू सूद लगा देते। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? ऐसे पता है कि होता है कभी कभी दिमाग में अगर पढ़ा नहीं होता है कि हाँ क्लिक कर जाता है कि अनुपम खेर ज़्यादा हमें एक्टिव दिखते हैं इस फील्ड में, है ना। तमन्ना भाटिया नहीं दिखती हैं, लेकिन तमन्ना भाटिया ने एक बुक लिखी है, ऑथर हो गई हैं अभी। और हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के पहले नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? नौसेना अभ्यास के क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना, हमारा और भी देशों के संग चलता रहता है नौसेना अभ्यास। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 2021 में अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही एक ऐसा नौसेना अभ्यास हमने किया जो पहले नहीं किया था। उस देश के संग हमने आज तक कोई भी पहले नौसेना अभ्यास नहीं किया था, पहली बार ही कर रहे हैं हम। और अभी न्यूज़ खूब आया है, न्यूज़ वालों ने भी दिखाया हुआ है, फोटोज़ भी आपको वहाँ पर शेयर करी हुई होंगी कि कौन से देश के साथ हम लोग नया अपना नौसेना अभ्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों वो है अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया। अल्जीरिया के संग हमने अपना नौसेना अभ्यास किया है। इससे दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ता है, दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे होते हैं और भी एक दूसरे के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो हमने नौसेना अभ्यास किया है। इसमें क्या होता है, उनके भी नेवल शिप होंगे, हमारी भी नेवल शिप होंगे, शक्ति प्रदर्शन भी इसमें होता है। ठीक है, तो आइए और बताते हैं आपको इसके बारे में जितना भी है कि अल्जीरिया जो देश है उसके संग हमने अपना पहला नौसेना अभ्यास किया है। भारत और अल्जीरिया नौसेनाओं के मध्य 29 अगस्त, अभी 2 दिन पहले ही को अल्जीरिया के तट पर, कहां पर हुआ ये? अल्जीरिया के तट पे हुआ, इंडिया के तट पे नहीं हुआ कि अल्जीरिया वाले आए। हम लोग अल्जीरिया गए और अल्जीरिया में जाके हमने नौसेना अभ्यास किया। अल्जीरिया कहाँ है आपको मालूम है? कहां पर है, किस कंटिनेंट में आता है? अल्जीरिया साउथ अफ्रीका में आता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो कंटिनेंट है। आप यहाँ देखते हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको अल्जीरिया दिख जाएगा। ठीक है, लगभग बना दिया है मैंने, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्जीरिया, ये इंडिया है इधर लगभग, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये अल्जीरिया का तट आपको इधर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने अपना जो नौसेना अभ्यास किया है वो अल्जीरिया के साथ किया है। और एक और क्वेश्चन निकल के आएगा कि हमने कौन सा आईएनएस यूज किया है, कौन सा इंडियन नेवल शिप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, ऐसा भी आ जाता है, इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप कौन सा ले गए हम? ताबर ले गए। इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? ताबर ने किया है, जबकि अल्जीरिया की तरफ से एएनएस। अब भाई इसमें इंडियन है, इसमें अल्जीरियन हो जाएगा, अल्जीरियन नेवल शिप। असगर, ये कौन लेके आए थे? ये असगर लेके आए थे, असगर। ठीक है, तो इनकी तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया है? असगर ने किया है, और हमने किस में किया है? हमने ताबर में किया है। तो नौसेना अभ्यास हुआ है। ये एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम कौन से क्वेश्चन में पहुंच गए हैं? 10वें क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। एकदम क्लियर हो गए होंगे आपको 10 के 10 क्वेश्चन। और अब मैं एक और नई चीज लेके आया हूं कि हमने जो कल क्वेश्चन किए थे उनको हम जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें, ताकि हमारा मटेरियल भी बढ़ता रहे, मतलब हमारा जो याद करने का तरीका है, चीजों को रिलेट करने का तरीका है, वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके, और हम रिवाइज भी करते चलेंगे कि हमको कितना याद है। ठीक है, तो देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसे देश के मेंटर अभियान का एम्बेसडर बनाया? तो इसका सही उत्तर है, मैंने आपको कल ही बताया था, सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है देश के मेंटर का। अगला क्वेश्चन है, भारत की कंपनी एफकॉन ने किस देश में अब तक सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? कल बताया था मैंने आपको कि कौन सा देश है वो देश है मालदीव। मालदीव के संग हमने कोर सेक्टर में काम किया हुआ है, और हमने वहां का जो माले, यहाँ की राजधानी है, उसको आसपास के 3 द्वीपों से, उसके 3 टापू द्वीपों से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। एफकॉन जो कंपनी है मुंबई की,
इसने उसका ठेका लिया हुआ है बनाने का, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। सही आंसर है मालदीव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ समझाने के नहीं, समझा चुका हूं पूरा, इसलिए लिख के दे रहा हूं आपको आंसर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखना ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 10 मीटर। क्या है? 10 मीटर। मैंने आपको बताया हुआ है, आज के वीडियो में भी इनके बारे में बता दिया, ज्यादा चर्चा करने की अब जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के युवा मामले और खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो अनुराग ठाकुर। ठीक है, कल भी बताया था मैंने, अनुराग ठाकुर ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। खेल एवं युवा मामले के मंत्री हैं हमारे इंडिया में। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 132, 3 और 11 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है, मैंने आपको कल बताया था, आपको फिर से रिवाइज हो रहा है, इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। क्या है इसका सही उत्तर? त्रिपुरा। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल अतिरिक्त एक और प्रभार सौंप दिया गया? कल बताया था मैंने आपको कि ये कहां के राज्यपाल हैं, याद होना चाहिए, ये तमिलनाडु के हैं। कहां के हैं? तमिलनाडु के। ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और पंजाब के भी राज्यपाल इनको बना दिया गया है। तो अब इनके पास 2 राज्यों का भार आ गया है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के दिन मनाते हैं, तो ये 29 अगस्त के दिन मनाया गया। ठीक है, 29 अगस्त के दिन। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? इसका ये मैंने बताया हुआ है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। याद करते जाइए साथ साथ में, पुराने क्वेश्चंस को फिर से कल रिवाइज कराऊंगा, कल वालों को आज करा रहा हूं। किसको कराया है? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एशियाई देश हथियारों का सबसे बड़ा आयोजक बना है? सिप्री कौन है? मैंने बताया आपको, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शांति के लिए रिसर्च करती है, और इसने बताया है कि भारत एक ऐसा देश है एशिया का जिसने सबसे ज्यादा हथियारों को इस वर्ष आयात किया है। और आ गए हम आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है, हाल ही में किसने रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है महामहिम। महामहिम लग गया तो कौन हो सकते हैं? महामहिम राज्यपाल क्या लगता है? राष्ट्रपति में भी लगता है। तो महामहिम रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति जी हैं। रामनाथ कोविंद द्वारा रामायण कॉन्क्लेव का अयोध्या में उद्घाटन किया गया। तो आज के 10 क्वेश्चन और ये वाले भी 10 क्वेश्चन मिलकर हो गए हैं 20, और उनके अंदर आज के जो एंड वाले 10 हैं वो तो मैंने क्लियर आपको वन वर्ड में बताए, क्योंकि कल आपको अच्छे से बता दिया गया था। और जो बचे हुए 10 क्वेश्चन थे शुरू वाले, उनके अंदर से अंदर जितने क्वेश्चन आ सकते थे मैंने आपको बताया, बुक से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट्स, डेथ, जो कुछ भी हुआ, नई योजनाएं आई, लड्डू वाली योजना आप लोगों को अच्छी लगी होगी सुनने में भी। तो ये जो योजनाएं आई हैं, अमित शाह जी लेके आए हैं गांधीनगर में, ऐसे ही और क्या होगा, आज क्या होगा वो कल पता चलेगा। आज के दिन जो नियुक्तियां हो रही हैं आपको बताया है जो वो क्या क्या है, और भी नए नए क्वेश्चन लेके फिर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।